चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बिना बताए उठाया गया, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है, ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी, आप सदर थाना के सीसीटीवी निकालिए, फुटेज या पूरा मीडिया के सामने। मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर सकते। युवा तो चली गई घर, तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने हैं शायद उसकी गरिमा को आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अमीषा प्रसाद 1000 रुपए का भी क्षति पहुंचाई होगी सैमफोर्ड अस्पताल के अंदर, तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। तो खिलाफ होके बोलते हैं तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही, कोई बोलते तुम बीजेपी की हो। अरे यार, कौन तरीका है? कुछ बोलते तुम कांग्रेस तुमको करवा रहा है ये सब। पे आवाज उठा दी तो मैं वहां पे सबसे बड़ी आतंकवादी टेररिस्ट हो गई। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमीषा प्रसाद है ना। 14 नामजद में एक ही लड़की है अमीषा प्रसाद, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? मैं हूँ, से आई हूँ। इन लोगों को लग रहा है कि ये मुझे उठा के लेके गए। और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज से बीते 2 दिन पहले की घटना सभी लोगों को मालूम है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। बिना हमें सूचना दिए हमें वहाँ से हमारे घर से डिटेन कर लिया गया था और हमें ये रास्ते में बताया गया था कि आप पे प्रोटेस्ट के मामले में केस हुआ है। तो मुझे लगा केस हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स हम लोग संवैधानिक अधिकार रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपको बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 6 से 7 घंटे के बावजूद भी मुझे डिटेन करके रखा गया। अंत में जो विपक्ष की प्रेशर बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि वो लोग हमारे पुराने केस, सैमफोर्ड जो आज से 2 महीना पहले केस हुआ था, मेरे में झूठे मुकदमे किए गए थे ST/SC के, और सैमफोर्ड के सफाई कर्मी के द्वारा मेरे में झूठे केस करके मुझे रोकने की प्रयास की गई थी, जिसमें मेरे में ST/SC का धारा लगा दिया गया था और वहाँ के बाउंसर के द्वारा भी मेरे पे केस किया गया था। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 18 अगस्त को हमें ST/SC केस में बेल मिल चुकी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पहले देखा कि इस पर कोई और मुकदमा तो नहीं है, तो वो 285 कांड संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए, विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप कहीं ना कहीं हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। युवा बोलना सीख गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, झूठे FIR कर देते हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी, सदर थाना प्रभारी जो उस दिन झूठे स्टेटमेंट दिए मेरे तबियत खराब हो जाने के बाद, वो कहते हैं कि अमीषा प्रसाद एक छात्र नहीं है, अमीषा प्रसाद एक संगठन की फाउंडर है। तो उनसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि क्या छात्र वही होते हैं जो स्कूल से घर, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज है? आज हमारे झारखंड के तमाम लोग जो आज स्विगी में नौकरी करते हैं, जोमेटो में नौकरी करते हैं, ना जाने कितने सारे पार्ट टाइम काम करते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने संगठन बनाया 2023 के एंड में। बताना चाहूंगी मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैंने इसका जो क्या बोलते हैं शुरुआत किया था वो 2023 में शुरू किया है मैंने। और उसके बाद 2 साल के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मैं डायरेक्टर बनकर जाती थी कि स्टूडेंट बनकर जाती थी, ये ना कुलदीप सर से पूछना चाहूंगी। आप लोग यहाँ पे झूठे बयान देकर सोचते हैं कि युवाओं को दबा देंगे, दबने वाले में से नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे एक्चुअली पहले से कोई आइडिया नहीं था सर कि मेरे में प्रोटेस्ट में भी 2 केस हुए हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे कहा गया बेटा आप पे कोई केस नहीं है, आपका सैमफोर्ड वाले मामले में उठाए हैं। मुझे दूसरा दिन प्रभात खबर का एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि 14 नामजद केस है जिसमें अमीषा प्रसाद का भी नाम है। एक दिन पहले मैं प्रतिमा दीदी की मदद करती हूँ, दूसरे दिन मुझे पुलिस उठाती है, शाम तक बोलते हैं कि सैमफोर्ड का मामला है, अगले दिन मेरा पेपर में नाम आता है। तो इससे ये साबित होता है कि प्रशासन जो यहाँ पे कर रही है वो क्या कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मेरे में एक केस नहीं किया गया। शहबाज आलम जी के द्वारा मेरे पे एक केस किया गया कि मैं दंगा फैला दी, मैंने मारपीट करा है, और एक अंचल अधिकारी की तरफ से केस किया गया है। तो 2 केस हुए हैं, 2 केस फॉल्स केस है, मुझे पता है। और मुझे डर नहीं लग रहा कि मैं इस प्रोटेस्ट में मेरे पे एक और 2 केस हो गए। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बिना बताए उठाया गया, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था। आप घर आते हैं,
बिना परमिशन का उठाते हैं, बेटा मुन्नी बाबू सोना चांदी करते हैं, मुझे लेके जाते हैं, मैं भूखे प्यासी थी, वहां लेके जाने के बाद कहते बैठिए, 6-7 घंटे हो जाते हैं, मेरी वॉमिटिंग होने लगती है, तो आप लोगों को लगता है कि लड़की का प्रॉब्लम है, सीधा उसको घर छोड़ते हैं। आप लोग मुझे मीडिया के सामने नहीं आने देते, आप लोग कह देते हैं, कुलदीप सर जो है वो स्पष्ट मुझे कहे थे कि आप मीडिया के सामने भी कुछ मत बोलिएगा। क्यों बोले थे वो मुझे ये बात? ताकि मेरे जाने के बाद वो बोल सके कि अमीषा प्रसाद को मैं नोटिस देने के लिए बुलाया था। वो जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो सीधा का सीधा झूठ बोले हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, वो जिस नोटिस की बात की है उस नोटिस का जवाब मैंने उनको दे चुका था, और जब मैंने उनको जवाब दे चुका था तो वो फिर अपनी बचाव के लिए क्यों बोले? पढ़े लिखे लड़की हैं, 285 कांड संख्या का जिक्र किया था उन्होंने, इसमें बेल नहीं मिली है, लेकिन नो कॉर्सिप भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन आज मेरे वकील ने मुझे पेपर दिया कि आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है, ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी आप, सदर थाना के सीसीटीवी निकालिए फुटेज, अमीषा प्रसाद महिलाओं के साथ गई थी कि नहीं। मेरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, किरण जी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष है, हम लोग 5 लेडीज गए थे वहां पे, मेरे मिला के 5 थी। अब बताइए कि जब मैं जाके जवाब दी तो किस आधार पर आपने झूठा बयान दिया पूरा मीडिया के सामने? मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि युवा तो चली गई घर, तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। वाह वाह कुलदीप सर, बहुत बढ़िया, आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने हैं शायद उसकी गरिमा को आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई यहाँ की सरकार से, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। सबसे क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के जुड़े लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई वो भ्रष्टाचार से है जो दीमक बनकर हमारे सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे युवा जब बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो लोगों को लगता है कि इसका तो एक ही काम है। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, सैनफोर्ड के बारे में उन्होंने कहा मुझे अमीषा प्रसाद सैनफोर्ड में तोड़फोड़ की थी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग पूरा ऑडियो खंगालिए और सीसीटीवी मांगिए सैनफोर्ड का। अगर अमीषा प्रसाद 1000 रुपए का भी क्षति पहुंचाई होगी सैनफोर्ड अस्पताल के अंदर, तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। ना मैंने गाली दिया, ना मैंने मारा, बस एक गरीब की आवाज बनी, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, झूठे मुकदमे कर दिए, मैंने इंफॉर्मेटरी तक डाला है। मुझे ये लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया में मुझे बोलते हैं कि तुम आदिवासियों के खिलाफ हो, कोई बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही हो, कोई बोलते हैं तुम बीजेपी की हो। अरे यार ये कौन तरीका है? कुछ बोलते तुम कांग्रेस तुमको करवा रहा है ये सब। एक युवा अगर अपनी आवाज को रखता है भैया, तो क्या हम लोग किसी समुदाय को जरूरी है कि हम लोग टारगेट करें? हम बोलना सीख गए तो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आज मेरे पे धमकियां मुझे मिल रही है, जेपीएससी जेएसएससी वाले मुद्दे पे हम लोग कितने भाई बहन दिन रात, ये जो सविता दी है भूख हड़ताल पर बैठी थी 15 दिनों से, इनके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रतिमा दी का वहां पे सबके सामने इनका दुपट्टा खींचा गया, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं अगर वहां पे आवाज उठाती तो मैं वहां पे सबसे बड़ी आतंकवादी टेररिस्ट हो गई। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमीषा प्रसाद है ना। 14 नामजद में एक ही लड़की नेता हो जाते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते। जेपीसी जेएसएससी में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं? कोई बता देना कि कभी कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत शब्द बोले हैं, कभी किसी समुदाय को लेकर हम लोग टिप्पणी की है। हमारा इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा जो पूरे भारत के कोने कोने तक गया कि आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना सीखना है तो झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्रों से सीखो। उसके बावजूद भी आज हमें टारगेट किया जाता है कि अरे ये लोग तो दलाल लोग हैं, अरे ये तो उसको भेजा है, पैसे खा के बोल रहे हैं। हम लोग क्या नजर आ रहे हैं? अपनी बात को रख भी नहीं सकते। बीएनएस के प्रावधान का ये लोग उल्लंघन किए कि मुझे बिना अल्टीमेटम दिए, मुझे बिना नोटिस किए ये मुझे उठा के लेके गए। और एक और बात, वो तो आराम से बोल दी मेरे जाने के बाद कि अमीषा प्रसाद तो पूछताछ के लिए बुलाए थे। कोई पूछताछ नहीं हुई थी मेरी। ऐसे यहाँ पे कुलदीप सर जी बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी, जब वो सीधा मुझे बोलने के लिए लगे कि हाँ आपको इसलिए बुलाए ना क्योंकि सैनफोर्ड के बारे में आप सोशल मीडिया में कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैंने बोला कहाँ दिए हम, कहाँ बोले? और जो वीडियोग्राफिंग कर रहा था जब हम बोलना शुरू किए तो वो रोक दिया। क्यों रोके आप? बीएनएस के प्रावधान में है कि आपको वीडियोग्राफिंग करनी चाहिए कि आपने क्या पूछताछ किया एक महिला के साथ। आपने तो उल्लंघन कर दिया ना। कानून को मानने वालों की आड़ में कानून का यहाँ पे दिन भर लेक्चर देने वाले लोग खुद कानून को नहीं मानते हैं। और जब हम युवा बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो आपको मेरे से प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे क्लैरिफाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जिसके लिए हम लोग दिन रात प्रोटेस्ट किए, ना जाने हम लोग एक आभार यात्रा भी निकाले, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिए कि आपकी गठबंधन की सरकार है सर, आप हमारी बातों को सुन लिए। लेकिन आज क्यों मजबूर हुए लोग? आज क्यों मजबूर हुए लोग जो पुतला दहन पे आ गए थे? पुतला दहन करने के समय ही दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ था, इनके साथ जबरदस्ती दुपट्टा खींचा गया था। मैं पुतला दहन में मौजूद नहीं थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं इनके सपोर्ट में गई तो मुझे लोग बोलने लगे कि आप क्यों आई सपोर्ट में?
ये सवाल था मुझसे जो थाना में पूछा गया कि आप क्यों गई सपोर्ट में। मेरे सामने किसी लड़की का आबरू में बात आ जाए, मेरे सामने किसी बहन का इज्जत लूटा जाए, मेरे सामने किसी का दुपट्टा खींचा जाए, अगर हम वहां जाके थोड़ा एग्रेसिव में बोल देते हैं तो हम आतंकवादी हो जाते हैं और उसी दिन मेरे पर केस रजिस्टर हो जाता है दंगा फैलाने का, हथियार रखने का। क्या प्रूफ है? शहबाज आलम जी कहना चाहेंगे आपको, आइए ना टेबल टॉक कीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आपने जो केस किया है वो फर्जी है कि असलियत है? आप लोग तो बस सोच रहे हैं कि अरे लड़की लोग है, युवा है, कोई औकात तो है नहीं इन लोग का, तो डरा देते। आइए टेबल टॉक कीजिए, एक भी निकल जाए अभद्र लैंग्वेज, हथियार वाला, छेड़छाड़ में, एक होता ना कि हम लोग दंगा फैला रहे, कुछ भी निकल जाएगा तो आप सीधा हमें जेल में डालिए। हम लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़े थे, स्पेशली जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बात करने के लिए कहा गया था उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम लोग अपनी बातों को रखे थे। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा गेम किया जा रहा है हमारे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट में भी 2 केस हो गए हैं, बहन ने FIR किया है। इनका कहना है कि प्रशासन इनको बार बार दिन रात दौड़ा रहे हैं, कभी आधार कार्ड लेके आओ, कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अपनी बात को रखने के लिए भी हम लोगों को पैरवी की आवश्यकता होती है क्या? अपनी बात को हम नहीं रख सकते, कोई सुनने वाला नहीं। पता है क्या कहा जाता है, अरे ये लोग बड़े लोग हैं, अभी तुम लोग का कुछ नहीं हो, JPSC वाला मुद्दा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 10 साल से जो युवा, हर भाई बहन के बारे में बोलना चाहूंगी, जो राजधानी में रहकर रैपिडो, स्विगी, जोमेटो जैसे जगह काम करके, कोई शोरूम में काम करता है, कोई अपने माँ बाप का वृद्धा पेंशन लेके काम करता है, वो लोग क्यों आते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप का लाठी बनने। माँ बाप बोलता है ना, जो बेटा तू जो ने हमारे घरवा के लाठी बन भी ने, ये पैसा तो बाद में कमाए जीवे। क्या कमाए जीवे? 10 साल 12 साल बीत जाता है, 21 साल का युवा, एक लड़का लड़की जो दौड़ने का हिम्मत है, जो जज्बा है, वो क्या 30 साल और 32 साल में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप UPSC से JPSC वाला एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लीजिए ना, अगर आप UPSC फॉर्म में JPSC का एग्जाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे। आप लीजिए ना सर, हम लोग सब चीज में सपोर्ट कर रहे हैं आपका। आप एक बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार तो आप आइए सर हम लोग से मिलने के लिए। आप ही राज्य के मुखिया हैं, आप ही राज्य के राजा हैं, हम सब आप ही की प्रजा हैं। आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भड़काने वाला काम कर रहे हैं शहबाज आलम जैसे लोग। मुख्यमंत्री जी तो हर जगह जा नहीं सकते, उनको सूचना तो कोई और देता है, और जितने नीचे के बैठे हुए हैं वो सब उनको भड़काने का काम करते हैं कि छात्र ऐसा कर रहा है, छात्र वैसा कर रहा है। आइए ना सर, वेलकम है आपका, हम लोग आपका स्वागत करेंगे और अपनी बातों को बताएंगे, हमारे दर्द को समझिए। 11 to 13 JPSC, 14 JPSC, CGL, ये सबके बारे में कहा गया था कि इसको रद्द किया जाए। हम लोग बहुत आभार यात्रा निकाले, एकदम रात भर में गुलाल वाला सब होली जैसा खेले। यार वाह, अब तो हमारी सरकार बात सुन गई, कितना अच्छा लगा था ना। उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, मानती हूँ मैं, न्यायालय में बहुत भरोसा रखने वाले लोग हैं, कोर्ट को मानते हैं, ठीक है, वहां स्टे लग गया। लेकिन एक बार आप पहले सूचना तो दे देते सर कि कोर्ट में स्टे लग जाएगा बाबू, घबराना नहीं, प्रोटेस्ट मत करना, पुतला दहन मत करना। एक बार बोल देते, हम लोग नहीं करते। हम लोग संस्कारी सभ्यता वाले लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यहाँ पे अपना चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, किसी को गाली देके, किसी के पार्टी के खिलाफ बोल के, अपनी टिप्पणियां, किसी पर टिप्पणी करके अपना चेहरा चमका रहे हैं इतने सारे लोग, JPSC JCC रिफॉर्म मंच के लोग। नहीं सर, हम यही चाहेंगे कि हम लोग सत्य हैं, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाइए कि वो हमारे राज्य के राजा हैं और हम उन सब उनकी प्रजा हैं। ये जो केस किए गए हैं, सरकार से अनुरोध है कि आप सभी केस को खारिज कीजिए। आप इस तरह केस कर करके सोचेंगे कि युवाओं को हम जेल में। सबसे एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितने मीडिया भाई बहन आए हैं, बहनों की संख्या कम है, भाइयों की संख्या ज्यादा है। और पता है, हम कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और जब भाई के बिना घर भी अधूरा है, एक पति के बिना पत्नी का भी जीवन कुछ नहीं है, तो एक लड़का का जिंदगी किस तरह से रौंदने का काम करती है ना, वो मैं बताती हूँ। जितने भी जगह केस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा लूप फॉल जो मिलता है लड़कों का, वो क्या मिलती है प्रशासन को? अरे छेड़खानी का आरोप लगाओ ना जी। जो जिस लड़की को जानता है तकनीक, इसमें झूठे रेप के एलिगेशंस, छेड़खानी के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। और फिर वो लड़का क्या करता है? दिन भर, साल 2 साल कोर्ट कचहरी दौड़ते रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अंकिता वर्मा जैसी प्यारी बहन को रक्षाबंधन आ रहा है, आप खाली अपने भाई के कलाई में राखी बांधिएगा, अब बाकी लोग में जो FIR करके रखी है छेड़खानी वाला, वो जेल का चक्की पिसवाने के लिए रखी हैं। भाई बहन के रिश्तों को क्या कर रही हैं? आपको रविंदर भैया आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपने बोल दिया कि वो छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। और मुझे एक्चुअली मैं खुद एक लड़की हूँ, फिर भी कहना चाहूंगी कि संविधान और कानून ने लड़कियों को बहुत बहुत छूट दी है।
लेकिन कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करके भोले भाले लड़कों पे झूठे अफवाह करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास करती है। तो मैं इसलिए ये बात कहना उचित समझी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि झूठे एलिगेशंस लगा दे रहे हैं। रेप के एलिगेशन किसी पे झूठे लग भी जाएंगे तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ना भैया, बताइए है कि नहीं? आप लोग खुद लड़के हैं। तो यही मैं वो हर भाइयों की तरफ से कहना चाहूंगी कि जो जितने भी लोग भाइयों पे झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करे और वैसे लोगों को, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, उसको भी सजा देने का काम करे। क्योंकि आप किसी को ऐसे फंसा नहीं सकती, कोई आपका दुपट्टा नहीं छीना, किसी ने आपके साथ छेड़खानी नहीं की, लेकिन आप जानते हैं कि लड़की पे तो रेप के एलिगेशंस लगेंगे नहीं, तो हमारा लूप फॉल मिलता है ST/SC, हमारा लूप फॉल मिलेगा दंगा कराने आ गई। लेकिन लड़का का सबसे बड़ा लूप फॉल है कि वो छेड़छाड़ कर रहा था। तो मैं इसलिए लड़कों की तरफ से आवाज बन रही हूँ कि सभी भाइयों की तरफ से, सभी चाहे मीडिया रहे कोई भी रहे, कि आप जो झूठे केस करते हैं किसी को फंसाने के लिए, इसमें भी सरकार संज्ञान ले और ऐसी फालतू लड़कियों को, ऐसी जो चेहरे पे नकाब लगा के लड़कियां आ रही हैं, जो खुद को लड़कियां दिखाती हैं लेकिन लड़कियां की भावनाओं को समझती नहीं है, वो लोगों पे संज्ञान लेने का काम करें, वो लोगों को सजा दें। ये हम मांग करते हैं। जी धन्यवाद।